सुखंडी, जैसे नाम से ही है सुखंडी, यानी कि मेरेस्मस, मेरेस्मस सुखंडी, इसको सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड ऑर्गेनिक रेमेडी। ये हमारे चैनल पे मुख्य रूप से आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करना होता है, इसको हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। और हमारी जितनी भी क्लासेस है वो मुख्य रूप से आप कैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी में दवा का चयन कैसे करें, इसको सिखाने का प्रयास होता है कि कैसे दवा का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो किया जाता है वो मेनली पहली चीज कि सुखंडी होता क्या है एक्चुअली में। तो ये जो रोग है ये बच्चों में जो है, बच्चों में जो ये रोग होता है कि शरीर जब बढ़ता है, यानी कि शरीर जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो एकदम से कुपोषित हो जाते हैं, यानी कि अति कुपोषण हो जाता है और माल न्यूट्रिशन, यानी कि उसके अंदर कुपोषण हो जाता है एकदम से, माल न्यूट्रिशन, और उसके शरीर के जो मांस हैं वो एकदम से क्षय की अवस्था में होने लगते हैं, इमाइसिएशन करने लगता है। देखते होगे कि गांव में कुछ बच्चों को ये सब चीजें देखने को मिलती हैं गांव वगैरह में, कि इस तरह की अवस्था देखने को मिलती है कि जिसमें एकदम से बच्चा जो है एकदम हड्डी हड्डी दिखता है, यानी कि उसके शरीर में कोई मांस वगैरह नहीं दिखता है, एकदम हड्डी हड्डी दिखता है कुछ बच्चे ऐसे। तो वो मुख्य रूप से सुखंडी रोग से ग्रसित होते हैं और इसी को हम जो है मुख्य रूप से सुखंडी या मेरेस्मस कहते हैं। मुख्य रूप से इस रोग को हम क्या बोलते हैं कि ये जो रोग है ये सुखंडी है, मेरेस्मस है। इसमें क्या क्या होता है, तो मुख्य रूप से कुपोषण के कारण, ठीक है, मांस क्षय होने लगता है, यानी कि उसके शरीर में एकदम से मांस नहीं रहता है, उसको हम सुखंडी या मेरेस्मस हम लोग कहते हैं। ठीक, अब इसमें मुख्य रूप से हम इलाज कैसे इसका कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपैथी में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। कोई ऐसा रोगी आपके पास आता है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे रेमेडी आप, ठीक है। तो 3 तरह की मैंने आपको बांट के बताया है कि पहले रोगी अगर आपके पास आता है, कोई भी रोगी, तो पहले क्या करना है कि रोगी का सिम्टम्स जो रोगी बताता है, दूसरा क्या करना है कि द साइन, रोगी में क्या दिखता है। ठीक, तो सिम्टम्स इसमें क्या क्या आता है कि मुख्य रूप से जो इसमें हमें देखने को मिलता है कि बच्चों में जो है एकदम से इसके शरीर पे क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण होता है, और इमाइसिएशन, इमाइसिएशन और माल न्यूट्रिशन, इमाइसिएशंस और एकदम से कमजोर होता है बच्चा, वीकनेस, कमजोरी होती है, वीकनेस, कमजोरी होती है इसमें बच्चे में। और क्या होता है, डायरिया,
डायरिया, यानी जिस बच्चे पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके परिवार वाले या उसके माँ बाप अगर ध्यान नहीं देते हैं उस बच्चे पर, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो क्या करना पड़ता है, खुद केयर की जरूरत करनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केयर नहीं करते हैं, मान लो उसका दांत निकल रहा है, डायरिया हो रहा है, कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो बच्चे को क्या होगा कि बच्चा कमजोर होता चला जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी कि बच्चा एकदम से कमजोर हो जाएगा, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो बच्चे में क्या होगा कि एकदम से वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, अगर उसको ट्रीट न किया जाए तो कई सारे लोग, मान लो बच्चा जो है एकदम से ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो कि गांव देहात में लोगों को जो इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उतनी उनकी इनकम नहीं होती है, तो सारे बच्चों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, यानी कि पोषण की कमी अक्सर देखने को मिलती है। ये पावर्टी जो है, इसका जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है इंसान जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कि बच्चे में जो है मांसपेशियां जो हैं एकदम से वीक होने लगती हैं, यानी कि जो उसकी मांसपेशी का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मांसपेशी का विकास जो है मुख्य रूप से नहीं होता है। ऐसा देखने को हमें मिलता है कि मांसपेशियों का विकास जो है इसमें बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। बच्चों की मांसपेशी जो है एकदम से न विकसित हो रही है, एकदम त्वचा उसका ऐसा लगता है जैसे किसी वृद्ध आदमी का त्वचा है। समझ गए बात को? जैसे किसी वृद्ध आदमी, जैसे वृद्ध आदमी का त्वचा देखो, और थोड़ा सा मान लो कि जो बच्चे हैं या जो एडल्ट्स हैं उनकी त्वचा में अंतर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जो बूढ़े होते हैं उनकी त्वचा देखोगे तो एकदम से उसमें जो टोनिसिटी है एकदम से खत्म हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऐसा दिखता है कि ये बूढ़ा त्वचा है एक्चुअली में, ठीक। तो वैसा ही उस बच्चे में भी हमें देखने को मिलने लगता है, ऐसा हम देखते हैं, ठीक। तो अब ये सिम्टम्स मुख्य रूप से आप देखेंगे और साइन हमें दिख जाएगा कि इसका जो पूरा हड्डी हड्डी है पूरा दिख रहा है। अब चिकित्सा इसकी कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ठीक किया जा सकता है, तो दूसरा आते हैं तो इसका क्या है कि ऑर्गेनिक, यानी कि अंगों की, अंग में क्या क्या हम देंगे, अंग की क्या क्या दवाई हो सकती है, मुख्य रूप से ऑर्गेनिक रेमेडी इसके द्वारा सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें कोई विशेष रूप से अंग ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदार हो, लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदार जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। अरे समझ लो, डाइजेस्टिव, क्योंकि जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो कौन सा सिस्टम देता है कि डाइजेस्टिव देता है, जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। तो मुख्य रूप से न्यूट्रिशन देने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो ये जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है कि इसमें जो है एसिमिलेशन नहीं होता है इस मरीज में, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन इसको मिलता नहीं है। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से जिम्मेदार हमें देखने को मिलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिम्मेदार है। अब इसमें कारण में जानते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का भी
का रोग है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही ये चीजें होती हैं, तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। तो आंतरिक जो कारण है वो मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी होने के कारण, ठीक, और डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी हो जाए, और क्या है, लंबे समय तक डायरिया अगर हो जा रहा है तो उसको क्या होता है कि प्रोटीन नहीं मिलता है, फिर उसके शरीर में, शरीर को क्या होता है कि प्रोटीन, फैट, ये फिर मिलता नहीं। अगर लंबे समय तक उसको क्या हो जाए कि डायरिया अगर डेवलप हो जाए तो प्रोटीन, फैट नहीं मिलता है डायरिया होने के कारण, ठीक, और एस्मिलेशन नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से आंतरिक कारण है, ठीक। बाह्य कारण में आएंगे इसमें, तो बाह्य कारण में देखने को मिलता है कि पॉवर्टी के कारण, निर्धनता के कारण बच्चों में पौष्टिक आहार का न मिलना, पौष्टिक आहार का न मिलना, लिख लीजिए, पौष्टिक आहार का न मिलना। दूसरा, जो लापरवाह स्त्रियां होती हैं, लापरवाह महिलाएं हैं, वो बच्चे को स्तनपान नहीं कराती हैं समय से, या बाहरी दूध भी नहीं मिलता है बच्चे को, एक तो स्तनपान न कर पाए या बाहरी दूध न मिले बच्चे को। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा खाना भी खाता है ज्यादा, लेकिन क्या होता है इसमें कि मुख्य रूप से ये पचा नहीं पाता है, इसको एसिमिलेशन नहीं होता है, इसको पचा नहीं पाता है भोजन को, लंबे समय तक डायरिया होने की वजह से तमाम सारी चीजें इसकी डिस्टर्ब रहती हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से इसका प्रभावित होता है, और मेटाबॉलिज्म जो है इसका मुख्य रूप से डिस्टर्ब रहता है, इसलिए इसको सुखंडी रोग हमें देखने को मिलता है कि इसको सुखंडी रोग जो है बच्चे में होता है। तो ये तीन चीज आप समझ लिए कि इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा कि बच्चे का जो स्वरूप है मुख्य रूप से कि बच्चा एकदम लीन थीन मिलेगा, पेट बढ़ा हुआ मिलेगा, पेट थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा इसको, और जो बाकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो दिखेंगी, हड्डियां सारी दिखेंगी, पैर और हाथ एकदम पतले हो जाते हैं, ठीक। ये सिम्टम में भी आता है कि पेट का बड़ा हो जाना, ठीक, और हाथ पैर की हड्डियां जो हैं एकदम से, मतलब हाथ पैर पतला दिखना एकदम, त्वचा जो है एकदम से अधत्वचीय, यानी कि मांसपेशियां नीचे की नष्ट हो जाती हैं त्वचा के नीचे की, तो एकदम झूला टाइप दिखता है, जैसे बूढ़ों में नहीं दिखता है कि झूल गया है, उस तरीके से इसमें दिखता है। समझ गए बात को? तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स हमने बताए, कारण ऑर्गन्स मैंने बताया कि किस तरीके से इसमें मुख्य रूप से आपका जो पोषण देने वाला अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, ये दो पे, चूंकि हमारी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति जो है मुख्य रूप से अंगों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है, यानी कि अंगों की चिकित्सा हमें करनी होती है। इसलिए किसी भी रोग को पढ़ रहे हैं आप तो पहले आपको क्या करना है कि रोगी सिम्टम लेके आपके पास आ रहा है, और दूसरा आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट इज द साइन, जो आप देख रहे हैं रोगी में, थर्ड द रीजन, व्हाट इज द रीजन, यानी कि उस अंग के बीमार होने के पीछे कारण क्या है। ये तीन चीजें खोजनी है, इलेक्ट्रोपैथी दवाई आपकी
मिल जाएगी, आसानी से आप दवा कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आप फिर लोगों से पूछेंगे कि भाई कौन कौन दवाई इसमें चलाएं, आखिर ऐसा रोगी आया है क्या चलाएं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप सीख लें कि कौन सी दवाई कैसे चलानी चाहिए, समझ गए। तो इसमें मुख्य रूप से जब हम आते हैं तो अब आता है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी। तो इसमें दो तरह की दवाइयां हमने बताई है कि एक तो जो हमारे माउंट सीजर मैटी ने जो दवाइयां दी हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हमारे पास ऑर्गेनिक रेमेडी है। दो तरह की दवाइयां हैं। इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने बनाया है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मुख्य रूप से क्या करती है कि जो शरीर में जो इमरजेंसी या इस तरह की चीजें हैं उसको मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तुरंत के लिए बनाया गया है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेट होता है और बाद में लोगों ने इसको इंटरनल प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। लेकिन मैटी के जमाने में इसको केवल एक्सटर्नल उपयोग किया जाता है टू चेकअप द इमरजेंसी, एनी द इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में इसको इंटरनल भी चिकित्सक प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है और इंटरनल भी प्रयोग करते हैं इसको। तो अब हम क्या करते हैं इसमें मुख्य रूप से कि हमें एक्सटर्नल रूप से क्या क्या चलाना है, यानी कि इसमें आता है फर्स्ट द एक्सटर्नल और दूसरा क्या आता है इंटरनल। तो ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट का पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक। तो अब इसमें जो है मुख्य रूप से जो हम देते हैं कि पहले तो पेट पे एब्डोमेन पे पेट बढ़ा हुआ रहता है तो C5PF2, ठीक है, एब्डोमेन पे एप्लीकेशन कराना है C5 और F2 का, ठीक। अगर चलने फिरने में बहुत कमजोर हो, मान लो कि वो बच्चा इतना कमजोर हो गया है कि चल फिर नहीं पा रहा है, तो S5 C5A3 स्पाइन पे लगवाना है। एकदम बच्चा कमजोर हो तब, ठीक। इसको लिखते जाओ, इसलिए कि सब दवाई नहीं चलाना, ऐसा नहीं है कि सब दवाई चला दो, हम तुमको परिस्थितियां बताते हैं, क्योंकि मुख्य काम है कि कौन सी दवा कब सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो परिस्थितियां तुमको बताने का प्रयास करते हैं। तो S5 + C5 + A3 ये कहां लगाना है, स्पाइन पर, ठीक। जब बच्चा मान लो एकदम से अपने से चल फिर न पा रहा हो, बच्चा नहीं चल पा रहा है एकदम, ठीक, पेट जो बढ़ा हुआ है उसके लिए C5 और F2 आ रहा है समझ में, एब्डोमेन बढ़ा हुआ है तो। और मुख्य रूप से अब जाते हैं तो अब इसमें क्या करेंगे, इंटरनल में क्या क्या देंगे। तो बच्चे में इंटरनल में मुख्य रूप से पिलाने के लिए WE और RE, समझ गए बात। ये इसीलिए सिखाने और बताने का तुमको काम करते हैं कि सेलेक्ट करो और सीखो। WE जो है बॉडी को न्यूट्रिशन भी देती है, RE जो है जो तंत्रिका तंत्र में कमजोरी है, वीकनेस है, इसको दूर करने का काम हमारी RE करती है, रेड इलेक्ट्रिसिटी इसको करती है। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी कि मुख्य रूप से क्या क्या चला सकते हैं, कि अंगों की दवाई क्या क्या हो सकती है। तो मुख्य रूप से हमारा जो इन्वॉल्व है वो क्या है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक इन्वॉल्व है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या हो रहा है,
कि एसिमिलेशन नहीं हो रहा है उसको, यानी कि चीजें पच नहीं रही हैं उसको, तो फर्स्ट रेमेडी क्या होती है, यस्टेन होती है। समझ गए बात को? एस्ट्रोफ्लोजन नंबर 10। फिर क्या कि हमारे ब्लड में, क्योंकि रक्त में चीजों की सब न्यूट्रिशन की कमी, ठीक, तो इसमें क्या ध्यान देना, तो यस्टेन ठीक है, या तो यहाँ पे यस्टेन की जगह सीटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक ऐसा हुआ है तो सीटेन कर सकते हैं, और फिर यस्टेन सीटेन A3F1, समझ गए, यस्टेन सीटेन A3F1। क्योंकि ये क्या है कि मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी है, आ रहा है समझ में, तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो यहां जो ड्राई चीज होगा यस1 खाने से पहले, ठीक, यस10 खाने के बाद, ठीक, या यस1 L1 भी दे सकते हो और यस10 A3 भी दे सकते हो, या यस1 खाने से पहले और यस10 खाने के बाद। यहां पे यस्टेन सीटेन A3F1। आगे बात मेरी समझ में, इस तरीके से इसकी चिकित्सा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से कर सकते हैं। बाकी मान लो जो कारण है, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है बाहर से, और उसके पेट को ठीक करेंगे तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म का सुधार होगा और जो उसको मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा। तो आसानी से बाय द इलेक्ट्रोपैथी दवाई हम आसानी से इस रोग को ठीक कर सकते हैं, और ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे YouTube चैनल पे आप हर बीमारी का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सीख सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए, हमारी जो क्लासेस चलती हैं उस क्लासेस को ज्वाइन करें, डोज, डिल्यूशन, जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारी रात की क्लासेस चलती हैं उसमें विशेष ज्ञान लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं। जितने लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब से, आप जरूर जुड़िए, और जो उद्देश्य है हमारा कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे सीख सके। लोग आपको रोगों की दवा बताते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सिखाना है। जैसा मैंने इसमें आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं दवाई, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से।